Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी डिजिटल आर्ट में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं ना आप लोग? अगर व्यस्तता है तो थोड़ा सा उसका परिचय दें, क्योंकि पेपर की डेट कंफर्म है। टीजीटी आपका 18 और 19 दिसंबर को है, पीजीटी आपका 15 और 16 अक्टूबर को है। आयोग अपना कार्य कर रहा है। वर्तमान में केंद्रों की सूची का भी डिमांड हो चुका है। अब विद्यालय निरीक्षक अपने अपने पदों से जो है अपने अपने ज़िलों से अपने अपने केंद्र की सूची का निर्धारण करके और भेज रहे हैं। तो परीक्षा की डेट कंफर्म है। अब लग जाइए मित्रों, ईमानदारी से लग जाइए। आज की जो एक क्लास होगी इसमें हम समसामयिक कलाकार को भी पढ़ेंगे। समसामयिक कलाकार जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप समझते होंगे। मैक्सिमम नंबर समसामयिक कलाकार लेकर के आते हैं। उसके साथ साथ भारतीय लघु चित्रकला भी हम पढ़ेंगे। नाम होता है पाल जैन अपभ्रंश शैलियाँ। तो ये पाल जैन अपभ्रंश शैली के बारे में भी रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पदचिन्ह है मित्रों, वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, कौन से स्थल से मिला मित्रों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो और लोथल का विकल्प हम आपके सामने दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। आइए क्लास पे चलते हैं। राम कुमार की बात करते हैं तो 1924 से 2018 का इनका टाइम पीरियड होता है। 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में राम कुमार जी का जन्म हुआ था। राम कुमार ने कला की विधिवत जो प्रारंभिक शिक्षा वो नहीं ली है। राम कुमार ने अर्थशास्त्र में एमए सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से किया है। राम कुमार ने एमए में अध्ययन करते हुए सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कॉलेज नई दिल्ली में समकालीन कक्षाओं में कला का अध्ययन भी किया है। पेरिस में जाकर के राम कुमार ने आंद्रे लहोते और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे मित्रों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। सन 1960 से 1970 के दौरान राम कुमार ने दृश्य चित्रों का ज़्यादा चित्रण किया है। वाराणसी श्रृंखला में राम कुमार ने वहाँ के लोगों को, घाटों को, नावों को, बालू को, रेत को, गंगा जी को आदि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखेरने का काम किया, निदर्शाने का काम किया है। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे मित्रों। राम कुमार के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी होती है शिमला में 1948 में लगती है। राम कुमार द्वारा वाराणसी चित्र श्रृंखला पे बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तैल व एक्रेलिक रंगों से राम कुमार का जो है समान अधिकार था। तैल और एक्रेलिक रंगों में राम कुमार का समान अधिकार था। इस पर खूब ज़्यादा काम किए, एक्रेलिक माध्यम में भी और तैलीय माध्यम में भी। राम कुमार ने शिल्पों में विसर्जन में सृजन, विलय में लय तथा शिल्प में सत्यम, शिवम, सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। शहर का सांस्कृतिक बिखराव और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ही ज्ञान बापी मस्जिद के धुंधले प्रतीक राम कुमार ने चित्रित करने के काम में लगे रहे और किए भी। राम कुमार की एक कृति है बैंड गांव। बैंड गांव, अरे बैग बॉन्ड है भाई, बैग बॉन्ड। बैग बॉन्ड को क्रिस्टी की नीलामी में न्यूयॉर्क में बिकती है, 1.1 मिलियन डॉलर में बिकती है मित्रों। बैग बॉन्ड कितने में बिकी? 1.1 मिलियन डॉलर में बिकी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार ही होते हैं। राम कुमार को जेडी रॉक फेलोशिप थर्ड का जो है अवार्ड भी मिल चुका है न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश सरकार का मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार 1972 में इनको प्राप्त हो चुका है। राम कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2003 में प्राप्त हो चुका है। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनको लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड 2010 में दिल्ली में मिला है। राम कुमार की अगर बात करते हैं तो 1971 में इन्हें पद्मश्री जो चौथा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है वो प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। अमेरिका में जेडी रॉक फेलर थर्ड फंड स्कॉलरशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया है।
रामकुमार ने 10 भारतीय कलाकारों प्रदर्शनियों को अमेरिका में आयोजित किया था। रामकुमार की मृत्यु जो है 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में ही हुई है। जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। कब हुआ? 1924 में। मृत्यु कब हुई? 1918 में। 1918? अरे भैया 2018, ठीक है, 94 वर्ष की आयु में। कुछ खास दृश्यों की बात करते हैं, जैसे सेंट टाउन इनका बढ़िया दृश्य है, सोरो बढ़िया रचना है, थ्री वुमेन बढ़िया रचना है, लैम्ब्रिंथ ऑफ अ टाउन की बात हो बढ़िया चित्र है, टू फिगर्स की बात हो, टू सिस्टर्स की बात हो, लिथोग्राफी में इन्होंने दर्शाया, रामकुमार का बढ़िया चित्र है। अतीत की बात आती है, तैलीय रचना है, 1958 में बनाया है। और बात करते हैं तो 1958 में सपना तैलीय चित्र है, बढ़िया है। 1965 में श्रद्धांजलि बहुत अच्छा दृश्य है तैलीय माध्यम में। 1965 में नगर दृश्य को दर्शाने का काम रामकुमार ने किया है। और 1982 में उड़ान, इसको भी तैलीय दृश्य में दर्शाया है। 1966 में बसंत को भी तैलीय माध्यम में दर्शाया है। और 1961 में धार, लद्दाख, बनारस सीरीज जैसी शिमला सीरीजों को भी दर्शाने का काम रामकुमार का रहा है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रों में है और चित्र श्रृंखलाओं में है, तो इनको आपको याद रखना होगा। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है मित्रों, ये मनुष्य का सभ्यता वाला चित्रकार होता है, ये आपको याद रखना होगा। आंद्रे लेहोत और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में कला शिक्षा ली थी, ये आपको याद रखना होगा। शिमला में इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ 2010 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिलता है, वो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड को याद रखना होगा। 10 भारतीय कलाकार प्रदर्शनी अमेरिका में आयोजित होती है, उसमें भी रामकुमार शामिल रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सपना के साथ नगर दृश्य और शिमला सीरीज तो आपको याद ही रखना होगा। बात करते हैं अगले कलाकार की, कंवल कृष्ण नाम होता है। कंवल कृष्ण की अगर बात करते हैं 1910 से 1993 का इनका टाइम पीरियड होता है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में मांटगोमरी में हुआ था। कंवल कृष्ण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की डिप्लोमा लेते हैं। पेरिस में कंवल कृष्ण ने ग्राफिक तकनीकी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कंवल कृष्ण ने जल रंग और ग्राफिक माध्यम में खूब ज्यादा प्रयोग भी किए हैं। तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण कला का नवीन माध्यमों में शायरा चित्रों को चित्रित करने का काम करते हैं। श्वेत रंग कंवल कृष्ण का प्रिय रंग रहा है, जिसके माध्यम से अपने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदी, सूर्य की रंगों में बिरंगी किरणों को दर्शाने के लिए जो है आपने समाहित कर लिया। तो यानी सफेद रंग में दृश्य दर्शाना कंवल कृष्ण की सबसे प्रिय विशेषता रही है। कंवल कृष्ण के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, मांडू रचना बहुत फेमस है, शिवरिंग रचना बहुत फेमस है, स्तन रचना बहुत फेमस है, नार्वे बहुत अच्छा दृश्य है। इसके साथ कॉलिंगपोंग डंकीज की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी कंवल कृष्ण ने बनाया। टेम्पल की बात हो, बहुत अच्छा दृश्य है कंवल कृष्ण का। जनाजा की अगर बात आती है, कंवल कृष्ण की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और आगे देखा जाए मित्रों तो कंवल कृष्ण की शैलियों में प्राच्य व यूरोपीय शैली, प्राच्य और यूरोपीय शैली का अद्भुत संयोग होता है। भारतीय सैन्य दल के साथ कुछ समय आप कश्मीर में रहे, जहां पर युद्धरत भारतीय सेना के चित्र को भी बनाने का काम किए। कंवल कृष्ण का आप जानते हैं दुखद निधन 1993 में होता है, 1993, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, के.एस. कुलकर्णी का नाम पढ़ते हैं, कृष्ण शामराव कुलकर्णी, इनका पूरा नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में होता है। कृष्ण शामराव की प्रारंभिक शिक्षा जो है पूना से हुई है, पूना से। 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। और के.एस. कुलकर्णी देश विदेश की प्रमुख कला दीर्घाओं में लगभग 71 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। के.एस. कुलकर्णी को अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडरशिप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1955 में और 1958 में, 1965 में इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुकी है। किसको? के.एस. कुलकर्णी को। और आगे चले मित्रों तो आगे कहा जा रहा है म्यूरल और कंक्रीट मूर्तिशिल्प कला मेले और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों से प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। के.एस. कुलकर्णी 1972 से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन भी रहे हैं। के.एस. कुलकर्णी को साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से कला सम्मान और एमेरिस्ट प्रोफेसर की उपाधि भी प्रदान की गई है। के.एस. कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 तक और दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है। 1972 से 1979 ईस्वी के मध्य आप उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1982 में कुलकर्णी को जो है सभासद चुना गया। सभासद आप जानते हैं राजनेता होता है, सभासद जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, जैसे गांव में प्रधानी होती है ना, ऐसे शहर में जो है सभासद होते हैं, फिर सभासद के बाद पार्षद होते हैं, पार्षद के बाद फिर वहां पे मेयर होते हैं, तो सभासद चुने गए। 1996 में के.एस. कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने की है।
कुलकर्णी ने एक म्यूरल चित्र के रूप में अपना जीवन जो है साइन बोर्ड और बिलबोर्ड के चित्रण से प्रारंभ किया था। कुलकर्णी यूरोपीय दृश्य चित्रण और फिल्म पोस्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुलकर्णी ने अपने अध्ययन कला में वास्ट टेक्निक के साथ साथ यूरोपीय अकादमिक शैली का भी खूब ज्यादा कार्य किया है। के.एस. कुलकर्णी म्यूरलिस्ट के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी फेमस है। तो म्यूरलिस्ट तो हैं ही, उसके साथ पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। खजुराहो और आदिम कला पर आधारित लगभग 200 पेन व स्याही रेखा चित्रों की श्रृंखला अंकित की, जिसमें दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम भी किया है। किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने किया। के.एस. कुलकर्णी की प्रारंभिक कला अजंता और राजस्थानी कला परंपराओं से प्रभावित रही है। के.एस. कुलकर्णी ने चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन और एरस्ट्रक्शंस कला, अजंता, कांगड़ा आदि कला शैलियों की लयात्मक, ताजगी, सरलता और प्रवणता की अद्भुत समन्वय अपनी कला शैलियों में किया है। के.एस. कुलकर्णी एक श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के छवि चित्र बनाने में सिद्धस्त रहे हैं, यानी कार्य भी किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर संजीव रेड्डी जी का जो है दृश्य इन्होंने बढ़िया से बनाया है, ये प्रमुख दृश्य हैं। के.एस. कुलकर्णी के जो प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो माता व पुत्र का नाम आता है, पनघट का दृश्य आता है, कबाड़ी का दृश्य आता है, खेत का दृश्य आता है, बैल का दृश्य आता है, टोकरी लिए लड़की म्यूजिशियंस की बात आए ये दृश्य है, क्वीन दृश्य है, क्वीन के साथ वुमेन इन रेड साड़ी की बात आए ऐसा दृश्य है, थ्री सिस्टर्स की बात आती है ऐसा दृश्य है, द स्टोरी टेलर की बात आए ये भी है, मदर एंड चाइल्ड की बात आती है, के.एस. कुलकर्णी का बढ़िया दृश्य है, फ्लूट प्लेयर्स की अगर बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, सिटी स्कैप की बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, चेरियट की बात आती है के.एस. कुलकर्णी का दृश्य है, कृष्ण गोविंद गोपीज की बात आती है, ये भी बहुत बढ़िया दृश्य है और के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। तो ये सब नाम के.एस. कुलकर्णी के साथ दर्ज हैं। आप जानते हैं 1994 में इनका जो है दुखद निधन भी हुआ है, तो के.एस. कुलकर्णी को आप इसके लिए भी याद रखिएगा। जयाप्पा स्वामी की बात करते हैं। जयाप्पा स्वामी कला आलोचक, लेखक, दस्तावेज संग्रहकर्ता और एक कलाकार के रूप में विख्यात जया का जन्म 1918 में चेन्नई में हुआ। जयाप्पा की कला शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता से हुई है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और ब्रिजिंग से भी सीखे हैं। उसके साथ जो है अबेरियन कॉलेज अमेरिका से भी ये कला शिक्षा प्राप्त की है। जयाप्पा को आईफैक्स नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। जयाप्पा को शिल्पी चक्र नई दिल्ली का सदस्य रहे हैं। और आगे चलते हैं तो जयाप्पा अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन और आलोचक के रूप में भी कार्य किए हैं। जयाप्पा की प्रसिद्धि की अगर बात आती है, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम्स की बात हो, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न की बात हो, या इंडियन स्कल्पचर्स की बात हो, द क्रिटिक विजन की बात हो, सिलेक्टेड राइटिंग की बात हो, इन सभी पे बढ़िया बढ़िया पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उसके साथ अगर देखा जाता है तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स की बात हो, इंडियन पेंटिंग्स ऑन द ग्लास की बात हो, छितेंद्रनाथ मजुमदार की बात हो, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट की बात हो, ये सभी बढ़िया पुस्तकों में इनके शुमार है। जयाप्पा स्वामी राष्ट्रीय लिखकला अकादमी से सैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राफ का संपादन भी किया है। जयाप्पा स्वामी टेम्परा तथा जल रंग माध्यम में खूब ज्यादा काम किए हैं। तैलीय माध्यम में बने चित्रों को जया की पहचान बनाने में लगी हुई है, यानी तैलीय माध्यम में बने चित्रों से जया की पहचान बनने लगी है, खूब ज्यादा फेमस हुए। जया ने अपने चित्रों में प्रकृति और नारी को चित्रित करने का काम किया है। बस स्टॉप है, सहरा है, पर्वतों के दृश्य में नदी है, किनारा है, आद्य विश्व है, शोकाकुल स्त्री है, जया की बढ़िया कृतियों में शुमार है। जया के लोक शैली, कांच की कृति और लेखन सामग्री को आपने प्रयास द्वारा स्थापित रासाजा फाउंडेशन नई दिल्ली में संग्रहित भी किया है। तो ये कुछ खास बातें जयाप्पा स्वामी के लिए थी। आप जानते हैं जयाप्पा स्वामी का जो दुखद निधन है 1984 के आसपास हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलेंगे, देवयानी कृष्ण की बात करेंगे। देवयानी कृष्ण का जन्म 1918 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। देवयानी कृष्ण के चित्रण की विशेषताएं जो है लोक शैली, प्राकृतिक दृश्यांकन, खिलौने, मानवाकृति की भावनापूर्ण मुद्राएं रही हैं। देवयानी कृष्ण के लामा नृत्य चित्र तो अद्वितीय है। देवयानी कृष्ण जल रंग चित्रों में, रेखांकनों में और बातिक तथा ग्राफिक चित्रों की लोक कला से प्रेरित बिंबों का भी प्रयोग किया है। देवयानी कृष्ण अल्लाह सीरीज यानी एचिंग में बम बम भोले चित्रों की सीरीज बनाई है। देवयानी कृष्ण प्रकृति दृश्यों में बेहू, देवतावाद, तांत्रिक साधना, प्रतोषपाना और स्टिल लाइफ के साथ साथ खिलौने, मुखौटे आदि का भी सृजन किया है। देवयानी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई है मित्रों।
देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया है। और आगे बढ़ते हैं तो देवयानी कृष्ण ने भित्तीय चित्रण में विशेष अध्ययन किया है, यानी दीवालों पर चित्रकारी के लिए विशेष अध्ययन देवयानी कृष्ण ने किया है। देवयानी कृष्ण को 1968 का त्रिनाले भारत का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है मित्रों। देवयानी कृष्ण की अगर बात आती है 2002 में इनका दुखद निधन भी हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कलाकार आते हैं प्राणनाथ मांगो। जन्म इनका 1923 में जो है पंजाब में हुआ है। प्राणनाथ मांगो चित्रकार, डिजाइनर, शिक्षाविद और कला आलोचक, मांगो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली के प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स के पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए। प्रतिष्ठित कला आलोचक डॉक्टर CL फावरी ने मार्च 1958 में स्टेट्समैन में लिखा था, प्राणनाथ मांगो 2 डिजाइन प्रदर्शनी में शामिल हुए जो उन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में बनाने वाले म्यूरल के लिए बनाए थे। प्राणनाथ मांगो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल माध्यम में बनाया है। वेंकटाचलम ने अपनी पुस्तक माई कंटेम्परेरीज 1966 में लिखा है कि प्राणनाथ मांगो भारतीय चित्रकारों की उभरती पीढ़ियों में एक युवा आधुनिक कलाकार हैं। प्राणनाथ मांगो भारतीय लघु चित्रों से अधिक प्रभावित थे और चित्र की बनावट से प्राणनाथ मांगो लघु चित्रों के गुणों को अपनाए रखा है। प्राणनाथ मांगो का जन्म 1923 में पंजाब में हुआ था और प्राणनाथ मांगो के चित्र प्रभाववाद से प्रभावित रहे हैं। मांगो संप्रति ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली के आलेखन विभाग के निर्देशक भी रहे हैं। तो ये तो नाम प्राणनाथ मांगो का हो गया। आगे चलते हैं, रामेश्वर बूटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रामेश्वर बूटा का जो जन्म है 1941 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। रामेश्वर बूटा की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से इनको कॉलेज की जो है कला की शिक्षा प्राप्त हुई है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के सदस्य रहे हैं मित्रों? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज से रामेश्वर बूटा ने कब चित्रकला का जो है डिप्लोमा प्राप्त किया? तो 1964 में प्राप्त किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव कब रहे? 1968 से 70 के आसपास रहे हैं। प्रारंभ में रामेश्वर बूटा ने भूखे, दुबले पतले और हड्डियां दर्शाते श्रमिक वर्ग की व्यथा और दैनिक जीवन को चित्रित करने का काम करते रहे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गोरिल्ला चित्र श्रृंखला है। किस चित्रकार ने चित्रित किया मित्रों? तो गोरिल्ला चित्र श्रृंखला को रामेश्वर बूटा के द्वारा दर्शाया गया है। रामेश्वर बूटा किस कला संस्थान के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रह चुके हैं? तो त्रिवेणी कला संगम में प्रवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। 1997 ईस्वी में आईफैक्स नई दिल्ली में रामेश्वर बूटा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कला विभूषण सम्मान दिया है इनको। और रामेश्वर बूटा की अगर बात करते हैं तो रामेश्वर बूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 2013 के आसपास ये पुरस्कार दिया गया है। और आगे चला जाए, बूटा के लिए और क्या लिखा गया है मित्रों? तो बूटा बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम नामक फिल्म किस कलाकार ने निर्देशित की? तो बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम रामेश्वर बूटा के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है। 1990 के दशक में बूटा ने मेटामोफोर्सिस सीरीज पे कार्य भी किया है। रामेश्वर बूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग में किस वर्ष जो है विभागाध्यक्ष बने? तो 1967 में बने हैं। कौन सा चित्रकार शरीर पर बाल दिखाने के लिए ब्लेड के टुकड़ों से कैनवास को खुरच करके इच्छित प्रभाव पैदा करता है? तो ऐसा काम रामेश्वर बूटा जी का है। रामेश्वर बूटा ने अपनी प्रसिद्ध एप सीरीज किस दशक में चित्रित की? तो 1970 से 80 के दशक में फाइनली इन्होंने बनाई है। प्रमुख चित्र श्रृंखला की बात करते हैं, गोरिल्ला श्रृंखला बहुत फेमस है, एप सीरीज बहुत फेमस है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है, आदमी श्रृंखला है, और ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। किसके? रामेश्वर बूटा के। और आगे देखा जाए तो रामेश्वर बूटा के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो ऐप सीरीज इनका ज़्यादा फेमस है। द विनर और हिप्पीज की बात आती है, बढ़िया दृश्य है। आ डिवीजन की बात हो, द एनटोल्ड स्टोरी की बात हो, माई फ्रेंड्स की बात हो, प्रत्यारोपण की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। सेवादार की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। मेन सीरीज की बात हो, विंडोज की बात हो, लास्ट स्टेप की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य हैं और रामेश्वर बूटा के द्वारा बनाए गए। रामेश्वर बूटा चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार थे। रामेश्वर बूटा केवल और केवल पुरुष आकृतियां बनाते थे, ये खास बात थी। तो मित्रों, ये थे रामेश्वर बूटा जिनकी दिल्ली में जो है शिक्षा भी हुई, दिल्ली में जन्म भी हुआ और कला विभूषण सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं, त्रिवेणी कला संगम से नवाजे जा चुके हैं। गोरिल्ला चित्र श्रृंखला ज़्यादा फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। की अगर बात करें मित्रों तो 10वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के लंबे समय में पाल शैली और प्रकृति, जिसे अपभ्रंश शैली कहा जाता है, इसका उदय होता है। यानी ये 500 सालों तक लगभग इसका टाइम रहा है। पाल वंश का शासन
पूर्वी भारत पे 750 से 1197 ईस्वी तक रहा। पाल वंश आप समझ रहे हैं ना, ये गोपाल द्वारा स्थापित है और फाइनली बंगाल में स्थापित होता है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल में आरंभ हुई थी। पाल शैली के संरक्षक जो हैं वो पाल शासक ही माने जाते हैं। ये लाइन इतनी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया मित्रों कि पाल शैली को संरक्षण किसने दिया है। जब संरक्षण की बात आए तो पाल शासक यानी पाल राजा राइट आंसर्स बनते हैं, शब्द याद रखिएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। और आगे बढ़ें, कहा जाता है गोपाल का जो शासन काल रहा वो 750 से 770 ईस्वी तक रहा है मित्रों। तो गोपाल कब तक राजा रहा? 750 से 770 तक रहा। पाल पोथी चित्रों का जो समय रहा है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पोथी चित्र का प्रारंभ पाल शैली में ही प्रारंभ होता है और पोथी चित्र का निर्माण पाल राजाओं ने ही करवाया है। और आगे बढ़ें, अगला स्टेप में कहा जा रहा है गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र होता है जिसका नाम धर्मपाल होता है। धर्मपाल 810 ईस्वी में शासक बन जाता है। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन बना? धर्मपाल बना मित्रों। धर्मपाल बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसके साथ विद्यावशानी था यानी विद्या को ग्रहण करने वाला भी था और उसके साथ कला को संरक्षण देने वाला भी था। कला को संरक्षित करने वाला भी राजा धर्मपाल रहा है। पाल वंश का बढ़िया नरेश होता है, याद रखिएगा। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर बिहार में पड़ता है, भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया मित्रों। कुछ लोग स्कूल खोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, कुछ लोग हाई स्कूल लेवल तक खोलते हैं, लेकिन इस बंदे ने महाविद्यालय बनवाया। कहाँ पे बनवाया? भागलपुर में बनवाया। भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। गंगा जी के किनारे बनवाया, ये बात भी याद रखिएगा। एक बार शब्द पूछा गया है किस नदी के किनारे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो गंगा नदी के किनारे है। आगे बढ़े, धर्मपाल का पुत्र होता है देवपाल जो 810 से 850 तक शासक रहा है मित्रों। देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का महान उन्नायक माना जाता है, यानी चित्रकला, वास्तुकला और फाइनली मूर्तिकला को आगे ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, समृद्धि देने वाला शासक रहा है देवपाल। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है देवपाल। देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुकिहार आदि स्थानों पर मूर्तियां उकेरवाई, मूर्तियां बनवाई। कहां कहां पे? सारनाथ में, गया में, नालंदा में, कुकिहार में, इन सारे जगहों पे फाइनली देवपाल ने मूर्तियों का निर्माण करवाया। महीपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट होता है मित्रों, सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली सम्राट। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ है। आप जानते हैं पाल काल में फाइनली पोथियों पे चित्रण होता था और फाइनली इनका जो समय बनता था ना वो बौद्ध धर्म से समय इनका जुड़ता था। अगला शब्द आता है महीपाल। महीपाल ने कई चैत्य, मूल गंधकुटी और धर्मराज का स्तूप जो है बनवाए। पाल वंश के सभी सम्राट जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये पूछा जाता है आपसे पाल धर्म के राजा जो है किस धर्म को मानते थे। जब धर्म की जब बात आती है बौद्ध धर्मांशस बनता है। शब्द यतीय रखिएगा। आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत प्यारा दृश्य है। बुद्ध योग मुद्रा में हैं, कमल पर बैठे हुए हैं यानी कमल पे आसीन है। दृश्य देख लीजिएगा, ये भगवान बुद्ध का दृश्य है। नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये कमल पे है, ये भगवान बुद्ध की स्थिति है। और फाइनली ये दृश्य आपके पाल वंश का है, पाल वंश का। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मित्रों। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का यह चित्र इसके समय में सबसे बढ़िया वाला रचना बताया जाता है, सबसे उत्तम वाला उदाहरण बताया जाता है। और आगे बढ़े तो कहा जाता है तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा। मित्रों कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा। एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं लामा तारानाथ, उन्होंने सबसे पहले कहा है पाल शैली को पूर्वी शैली। नामकरण भी कई बार पूछा गया है। अगला स्टेप में दिया गया प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिशो ने पाल शैली को क्या नाम दिया? वो बिहारी शैली कह दिए। आप जानते होंगे पाल का 3 केंद्र होता है, बिहार, नेपाल और क्या? बिहार, बंगाल और नेपाल। तो इसमें जो बिहार वाला बेल्ट होता है हेलेन रूबिशो फाइनली इसके लिए पाल शैली को बिहारी शैली कह करके उद्बोधित करते हैं, फाइनली पुकारते हैं। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है पाल शैली का कलाकार। मित्रों जब पाल शैली के कलाकार की बात आती है तो पाल शैली का जो कलाकार है धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल होता है। ये दोनों फाइनली इसके कलाकार बनते हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों की जब बात आती है तो बंगाल, बिहार और नेपाल ही बनता है। पाल शैली के सर्वप्रथम चित्र की अगर बात करते हैं तो पोथी चित्र, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता
और उसके साथ आदि बौद्ध ग्रंथ पे आधारित फाइनली रचना होती है, जो पाल शैली की सबसे पहली प्राचीन पोथी बताई जाती है, अष्ट साहित्यिका प्रज्ञा पारमिता। और आगे बढ़े तो कहा जाता है पाल पोथी को अच्छे ताड़पत्र, पत्ते या फिर राजताल पर लिखा गया है। ये सब काम हुआ है। आगे बढ़े तो ताड़पत्र की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। याद रखिएगा मित्रों, जो ताड़पत्र होता है उस पर लंबाई 22 इंच और जो चौड़ाई है इसकी ये आपका 2 इंच की चौड़ाई में रहता है। ताड़पत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और काटे छापे के समान अक्षरों में यह पोथी लिख दी गई। पूछा जाएगा किस अक्षरों में लिखा गया, तो सुंदर और कटे छापे अक्षरों में फाइनली इसको लिखा गया है। आगे बढ़े, कहा जाता है कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखाई की गई है। आपसे पूछा जाएगा फाइनली पृष्ठभूमि कैसी थी, पृष्ठभूमि भाई काली रही है। जो धरातल दिखाई देगा वो काला होगा, उस पर लेखनी किससे की गई है, सफेद रंग से की गई है। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार व वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। आयताकार और वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिसमें महायान देवी देवता, आप जानते हैं हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ता है, तो बौद्ध धर्म के महायान देवी देवताओं से संबंधित चित्र यहां बना दिए जाते थे, जो एक्स्ट्रा खाली स्थान छोड़ा जाता था। अब कुछ खास पाल पोथियों की बात करते हैं, तो पाल पोथियों में प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, पंचशिखा है, करण देव गुहा है और गंधर्व व्यूह जो है, ये सब बढ़िया बढ़िया पाल पोथियां हैं जिनका चित्रण फाइनली पाल काल में हुआ है। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो विनय पिटक पाली भाषा में लिखी गई है। पाल शैली के अधिकांश चित्रित पोथियों से ही प्राप्त होते हैं जो लघु चित्र होते हैं। कैसे चित्र होते हैं, छोटे चित्र होते हैं जिन्हें हम लघु चित्र कहते हैं। पाल शैली के मानवाकृतियों के अधिकतर चेहरे जो है वो शवाचस्म के हैं और एक ही रूप में बनाए गए। सिर चपटे हैं, नाक लंबी है जो परले गाल से आगे निकली हुई है, चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। ये सारी विशेषताएं निकल करके आती हैं। पाल शैली की आंखें जो है थोड़ी बड़ी हैं, आंखें बड़ी, कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। पाल पोथी चित्रों का जो मुख्य विषय है मित्रों, बुद्ध का जीवन चरित्र है। क्या है, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो इसी पर धीमान और वित्तपाल ने फाइनली ज्यादा से ज्यादा रचनाओं को उकेरने का काम किया है। आगे बढ़े, पाल के बाद थोड़ा सा दृश्य हम जैन शैली, जिसे हम अपभ्रंश शैली भी कहते हैं, उसके बारे में देखें। 1100 से 1500 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है मित्रों, ये आपका लगभग 400 साल इधर चलता है जैन पाल अपभ्रंश शैली में। तो जैन और अपभ्रंश शैली आती है। जैन शैली को लघु चित्रकला कहा जाता है। शब्द पकड़िएगा, लघु चित्रकला किसे कहा जाता है, जैन शैली को कहा जाता है। ताड़पत्र पे अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पे निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर के महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण बताया जाता है। किस पे है ये सब, ये सब के सब ताड़पत्रों पे ही उकेरे गए। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आती है मित्रों। भारत के पूर्वी क्षेत्र में आपका पाल आता है, जैसे बंगाल, और पश्चिमी क्षेत्र जो आपका गुजरात वाला बेल्ट है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, ये पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो इधर जो है जैन चित्रकला चलती है। आगे बढ़े तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहने का तात्पर्य किसके ऊपर है, ऐसा शब्द किसी ने चूज किया, तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली पुकारा आनंद कैडिश कुमार स्वामी। बहुत अच्छे कला समीक्षक रहे हैं, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति प्राप्त होती है मित्रों। आनंद कैडिश कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक रचना प्राप्त होती है 1924 ईस्वी में। कहां से मिलती है, वर्लिन म्यूजियम से प्राप्त होती है। शब्द याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। 1924 कई बार पूछा गया मित्रों, ठीक है। आगे बढ़े, जैन शैली को गुजराती शैली नानालाल चमनलाल मेहता ने कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा जैन शैली को गुजराती शैली नाम किसने दिया, तो नानालाल चमनलाल मेहता आंसर्स बनेंगे। वसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई गुजरात में नानालाल चमकलाल मेहता को मिली है, जिसका लिपि टाइम यानी लिखने वाला टाइम पीरियड क्या है मित्रों, तो 1451 ईस्वी है। कब है, 1451। आपसे बहुत बार पूछा गया कि वसंत विलास की धरातल का ऑप्शन बताओ, वसंत विलास किस पे फाइनली चित्रित है, तो कपड़े पर चित्रित है मित्रों। कपड़े पर कहां से प्राप्त हुआ, तो नानालाल चमनलाल मेहता के घर से प्राप्त हुआ। उनके यहां जो संग्रहालय है उससे प्राप्त हुआ। टाइम पीरियड क्या होता है, 1451 का होता है। और आगे चलें, बसंत विलास।
बसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचनाएं ऋतु संहार पे आधारित होती है। बसंत विलास में टोटल चित्रों की संख्या कई बार पूछा गया है, 79 यानी 79 है। पर्सी ब्राउन ने गुजराती शैली को जैन शैली के नाम से पुकारा है, आपसे कई बार पूछा गया है मित्रों। गुजराती शैली को जैन शैली के नाम से कौन पुकारता है? तो गुजराती शैली जैन शैली के नाम से पुकारी जाती है, पर्सी ब्राउन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़े। जैन शैली को अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास जी ने कहा है, कई बार शब्द पूछा गया है, याद रखिएगा। चौर पंचायस्का में कबीराज विलहण और उनकी प्रेयसी हैं चंपावती, इनकी प्रणय लीलाओं का उल्लेख मिलता है, आपसे पूछा जाएगा विलहण और फाइनली चंपावती के प्रणय लीलाओं का संबंध कहां मिलता है? तो आपको कहना पड़ेगा चौर पंचायस्का में ऐसा प्राप्त होता है। और आगे बढ़े। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनिकांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित करवाया है। जैन कलाकारों में मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधित ग्रंथों के भी चित्र प्राप्त हो जाते हैं, मिलते हैं। वहीं रति रहस्य और वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र संबंधित चित्रों का निर्णय भी जो है या निर्माण भी फाइनली वहीं पर हुआ है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। कौन? जयदेव। जयदेव की रचना फेमस क्या है मित्रों? गीत गोविंद रचना होती है। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी रहा है। तो जैन धर्म में जो फाइनली दृश्य बनते थे वो तीर्थंकरों के ऊपर ही निर्धारित होते थे और उनके जीवनी को दर्शाने का प्रयास किया जाता था। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था मित्रों? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जो है वो जैन धर्म ही था। ये शब्द भी याद रखिएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, एक दृश्य दिखाते हैं मित्रों, बहुत प्यारा दृश्य है, आप सामने देखिएगा। जैन महावीर का बैराग्य, जैन महावीर का बैराग्य आपके सामने दृश्य है, बहुत बढ़िया रचना है। कल्पसूत्र में फाइनली उल्लेख मिलता है, तो कल्पसूत्र का एक पत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जो है जैन शैली में ही हुआ है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना होती है, कई बार पूछा गया किसकी रचना है कल्पसूत्र? आप कहोगे भद्रबाहु की है। परली आंख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता बताई जाती है। तो परली आंख कहां की विशेषता है मित्रों? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। एक दृश्य दिखाते हैं आपको, बाल गोपाल स्तुति की रचना है, अच्छे से देख लीजिएगा। यह है आपका दृश्य बाल गोपाल स्तुति वाला, अपभ्रंश शैली का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। आगे बढ़े। आगे कहा जाता है सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में ही हुआ है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा सचित्र पुस्तक में चित्रित है मित्रों। जैन चित्र कागज पे सर्वप्रथम जो है 14वीं सदी में बने हैं। ये कई बार 14वीं सदी, कई बार 15वीं सदी आंसर्स बना है भाई, तो इसे याद रखना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो जैन शैली में ही मिलता है। तो भारतीय चित्रकला में अगर आपको देखना है कि कागज कहां से प्राप्त हुआ तो आपको जैन शैली के साथ ही जाना है। और जैन शैली का टाइम पीरियड तो आप जानते ही हैं कि फाइनली 11वीं से स्टार्ट होती है और 15वीं तक चलती है। तो 11वीं से 15वीं के बीच, इसीलिए ज्यादा राइटर जो लिखते हैं वो 14वीं सदी के आसपास लिख देते हैं। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो अग्नियुक्ति वृत्ति है, जो 1060 ईस्वी में फाइनली लिखी गई थी। निशीथ चूर्णी जिनदासी गणी द्वारा रचित है। निशीथ चूर्णी ग्रंथ का निर्माण जो है सिद्धराज जयसिंह के समय में होता है और टाइम पीरियड जो है 1100 ईस्वी का होता है। तो 1100 का सन भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली, सबसे उत्तम वाली प्रति कहां से है मित्रों? तो जौनपुर से है। और आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सराजे हिंद कला केंद्र से की जाती है। और इस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी तथा कथा सारित्व सागर, फाइनली ये सब जो दृश्य बनते हैं ये अपभ्रंश शैली के चित्र होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जाता है पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखाएं काली स्याही से कलम द्वारा बनी है।
और आगे बढ़ें तो लॉर्ड चंदा के लेखक का नाम पूछ लिया गया, मुल्ला दाऊद होता है मित्रों। और अपभ्रंश शैली के जो चेहरे दिखते हैं वो भाव शून्य दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? भाव शून्यता के साथ दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है और जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है मित्रों। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल के चित्रकल्प द्रुम यानी कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है प्रकाशित हो जाता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल ने कल्पसूत्र का एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया जिसका नाम चित्रकल्प द्रुम रखा। आगे बढ़े, कहा जाता है यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ है और इसका जो लिपि काल है मित्रों ये 1465 ईस्वी का है। कई बार ये सन पूछा गया है, याद रखिएगा। जौनपुर से जो आपकी कल्पसूत्र मिलती है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1465। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र की अन्य 2 प्रतियां हैं जिसमें से एक प्रति तो रॉयल एसेंटिक सोसाइटी मुंबई में है और दूसरी जो है लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है जिसका टाइम पीरियड जो बताया जा रहा है 1415 ईस्वी का बताया जा रहा है। एक दृश्य दिखाते हैं, बाल मित्र और उनकी पत्नी। जैन शैली का बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। ये बाल मित्र और उनकी पत्नी रचना है, बढ़िया दृश्य है, आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये जैन शैली की बढ़िया रचना बताई जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति है जो जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में यानी गोल्डन अक्षरों में फाइनली लिखी गई है, लेटर्स में। इस समय यह प्रति बड़ोदरा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में फाइनली आपको देखने को मिल जाएगी, सुरक्षित है। यह प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में चित्रित की गई है मित्रों। और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और दृश्य देखते हैं। बहुत अच्छा कल्पसूत्र के बारे में कहा गया। कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति है जो अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रहालय में भी सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई, यह भी स्वर्ण अक्षरों में यानी गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल के संग्रहालय में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय से प्राप्त दुर्गा सप्तशती की जो पोथियां हैं ये उल्लेखनीय है। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र है, अधोनियुक्त है, सृष्टि शलाका पुरुष चरित्रम है, कथा सारित्य सागर है, उत्तराध्यायन है, उसके साथ उत्तराध्यान सूत्र के साथ कल्पसूत्र है, नेमिनाथ चरित्र है, निशिथ चूर्णी, ये सब बहुत उल्लेखनीय है मित्रों श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, ये सब ग्रंथ चित्रित हैं। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है इन सचित्र पोथियों का जो लिपि काल है मित्रों, टाइम पीरियड है बनने वाला वो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पाटन, खंबात, अहमदाबाद और जैसलमेर के निजी ग्रंथालयों में तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित बताई जाती। अपभ्रंश शैली की नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतली गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है आंखें भी कुछ नुकीली हैं, आंखें नुकीली के साथ साथ पास पास हैं, बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी बनाई गई हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि परवल की फांक जैसी ऐसी आंखों का उल्लेख कहां हुआ है? तो ऐसी आंखों का उल्लेख अपभ्रंश शैली में हुआ है, शब्द समझिएगा। आगे कहा जाता है अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया, यानी चमकदार रंग हैं, और गर्म रंगों का प्रयोग यानी उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग से सपाट रूप से भरा गया है। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है मित्रों। ज्यादातर तीर्थंकरों के रंग चेंज हुए हैं, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा तीर्थंकर का रंग कौन सा है। जैसे महावीर की आकृति में फाइनली पीला रंग आपको मिलेगा, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग मिलेगा, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग मिलेगा, ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम यानी गोल्डन कलर का प्रयोग दिखाई देता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है महावीर की आकृति में कैसा रंग दिखाई देता है, तो आपको पीला यानी येलो कलर बताना होगा। आगे बढ़े, कहा जाता है जैन शैली की खोज तो आनंद गणेश कुमार स्वामी ने की है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ही हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, स्थिर और जकड़े हुए बनाए गए हैं, याद रखिएगा।
आगे कहा जाता है मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति 1439 ईस्वी की है। आर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियातनामा की एक प्रति जो है वो खोजी है। मालवा में चोर पंचास्खा का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ है मित्रों। किसके संरक्षण में हुआ? बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ है। 1439 वाले कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित सदी के गोस्तान वाली प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार की थी। अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है मित्रों। आगे बढ़े तो कहा जाता है कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल जो मांडू में स्थित है वो आपका टी आकार का है मित्रों। आगे बढ़े थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। 599 से 527 ईसा पूर्व का टाइम इनका होता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर ने कैवल्य यानी ज्ञान जाम्भिक नामक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर यानी किनारे पर एक साल के वृक्ष के नीचे, साल के पेड़ के नीचे फाइनली प्राप्त करते हैं ज्ञान। महावीर के पिता जो है सिद्धार्थ थे। महावीर की माता का नाम पूछा गया है मित्रों त्रिशला। महावीर का विवाह किससे होता है? यशोदा से। महावीर की पुत्री कौन है? अवज्या प्रदर्शनी। शब्द याद रखिएगा। महावीर का प्रथम जो अनुयायी बनता है उनका दामाद है जमाली, वही बनता है। आगे बढ़ेंगे महावीर की मृत्यु के बारे में आता है 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 साल जीवित रहने के बाद इनका दुखद निधन होता है। आयु कहां है? राजगृह में पावापुरी के पास फाइनली इनका दुखद निधन होता है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव होते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन बनता है? तो महावीर स्वामी ही बनते हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं। शब्द समझिएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये तो आपसे मध्यकाल से संबंधित थोड़ा सा दृश्य हमने देखने का प्रयास किया है। रिवीजन टाइप का है। इसमें जो शब्द हैं एक एक लाइन में क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे वो लामा तारानाथ से पूछ लिया जाए, पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा, चाहे वो आपसे बुद्ध का योग मुद्रा में कमल पे आसीन वाला दृश्य पूछ लिया जाए, तब भी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ यह पाल शैली का दृश्य है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो कुछ शॉर्ट नोट्स भी अपना मेंटेन कर रहे होंगे।